नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस संख्या 6 लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने 5 अभ्यास करा दिया है। ये हमारा 6वां अभ्यास है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो हमारे संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ रोज। तो जिनका भी विषय संस्कृत है, जो वैकल्पिक विषय संस्कृत से शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल पर जाकर अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सामान्य अध्ययन के यानी सभी विषयों के लिए जो अनिवार्य है सामान्य अध्ययन, इसके 50 प्रश्न आने हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो इसके भी जो विद्यार्थी हैं वो भी मेरे चैनल में जाकर टॉपिक वाइज अपना एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर पुराने हैं तो अपने नए मित्रों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। तो आज हम देखेंगे अभ्यास संख्या 6। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि इस सेगमेंट से आपको 50 प्रश्न आने ही आने हैं और इसका पाठ्यक्रम मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर जो नए विद्यार्थी हैं वो जाकर पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। तो चलिए इस सामान्य अध्ययन के सेगमेंट में, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान से टोटल 50 प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को देखते हैं और इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों की प्रकृति को देख पाएंगे और इसके आधार पर आप तैयारी भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास संख्या 6 का पहला प्रश्न। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? तो इसका आंसर है मिहिर दलाल। मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि खोजी पत्रकार मिहिर दलाल द्वारा लिखित बिग मिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी भारत के ई कॉमर्स को फिर से परिभाषित करने वाले सबसे बड़े स्टार्टअप का एक निश्चित खाता है। इस पुस्तक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा रिपोर्ट को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन कानून के लिए साबिन केंद्र के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है। तो यह संहिता किस चीज से संबंधित है? तो ये संहिता जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से है। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ कि जिबूती आचार संहिता को पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने से संबंधित एक आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। यह 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में यूएसडी 2.51 बिलियन की तुलना में दिसंबर 2020 में घरेलू फर्मों के विदेशी निवेश 42% गिरकर 1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के प्रमुख विदेशी निवेशक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने सर्वाधिक कुल 131.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम था, तो इस आयोजन का क्या नाम था? इस आयोजन का नाम था प्रारंभ। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य भारत सरकार द्वारा दिल्ली में प्रारंभ नाम से स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। ठीक है, तो इस बार 16 दिसंबर 2020 को विश्व विजय दिवस की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत की खुशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, पीएम वाणी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। ये गलत है। इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी, ये सही है। और देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है 2 और 3। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ, यहाँ पे आप देख लेते हैं। पीएम वाणी इसका पूर्ण रूप है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पे जहाँ पब्लिक मोबाइल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए कि पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका। प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल में समाचार के सुर्खियों में रहीं? तो इसका आंसर है टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन ने पहली बार किसी को इस सम्मान के लिए चुना है। ठीक है, गीतांजलि को यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्याओं से निपटने के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर। फिर है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। ठीक है, फिर है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर है महावीर। फिर है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। ठीक है, फिर है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर है शेर शाह सूरी।
निम्नांकित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका आंसर होगा अब्बास खां शेखानी। ठीक है, तो अब्बास खां शेखानी, इनका नाम है अब्बास खां शेरवानी, ये मिल गया है। ठीक है, ये मुगल काल का लेखक है। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी, ये लोग जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक थे। ठीक है, फिर है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। फिर है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो इसका आंसर है सतारा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम वर्ष 1848 में सतारा, कब? 1848 में सतारा का विलय हुआ। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए राज्य हैं संभलपुर 1849 में, फिर बघाट है 1850 में, उदयपुर है 1852, झांसी 1853, नागपुर है 1854 आदि थे। फिर है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र का। ठीक है, टोटल 250 सूक्तों में इनकी वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद इंद्र है। इसके बाद अग्नि का वर्णन है 200 सूक्तों में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंद्र का है। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, कितनी दूरी तक? तो इसका आंसर है 12 समुद्री मील। ठीक है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील, ठीक है, 22.2 किलोमीटर दूरी तक है। यहाँ तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर है जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो इसका आंसर है जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो इसका आंसर है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और जितनी भी अन्य नदियां हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, यानी नर्मदा, साबरमती, लूनी, ये सब पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रथम जो है वो गोदावरी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर है पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। तो किसको छोड़कर? तो गेहूं को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, फिर है श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है
वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित और सिंधु की सहायक झेलम नदी के तट पर स्थित है। फिर है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पडिक्कर, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1956। फिर है अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। फिर है शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ करने, प्रविलंब करने, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। यह कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान, ठीक है इसको पहले मिटा देती हूँ। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर है 2/3। फिर है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2, एक मिनट, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1998 से 99। फिर है भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो इसका आंसर है असम। ठीक है, जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि असम राज्य ने की। इसे संपूर्ण भारत में 15 जुलाई 2018 से लागू कर दिया गया। ठीक है, फिर है झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है राजीव आवास योजना। ठीक है, फिर है पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.बी. से का है। ठीक है, जे.बी. से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। फिर है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। ठीक है, धरातल से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर होता है, जिससे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो इसका आंसर है कवक। विकल्प के अनुसार पानी, हवा व मृदा अजैविक घटक हैं, जबकि कवक जैविक घटक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर है मोटर वाहन। ठीक है, मीथेन मीथानोजेनिक नामक जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है।
चावल धान के खेतों तथा गन्ने के खेतों में जलभराव एवं उष्ण प्रकृति की मिट्टी मीथानोजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त करती हैं। ठीक है। मीथेजोनेसिस वास्तव में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है जो मीथेजोनिक द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। धान के खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ ही मीथेन के उत्सर्जन के संभावित स्रोत हैं, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेत, गन्ने के खेत, पशुधन मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत हैं। ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 2003 में। ठीक है। फिर है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा H फॉर प्लांक नियतांक और U फॉर विकिरण आवृत्ति V फॉर के बराबर होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर है हास्य गैस क्या है? हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है संरक्षण। भोजन में रसायन भोजन के संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। तो लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है तना। ठीक है। फिर है रीजनिंग का प्रश्न है यदि दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय क्या? ज्ञात करें। तो देखिए जिस प्रकार आंखों से हम देखते हैं उसी प्रकार कानों से हम सुन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कान। ठीक है। अगला प्रश्न है एक कूट भाषा में यदि LITMUS को SMIUTL लिखा जाता है तथा INDIGO को OINGDI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में JAGGER को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो देखिए इसको उलट दिया है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसको उलट दिया है। पहले वाला जो है LITMUS को आप उधर से उल्टा लिखिए। तो यहाँ से स्टार्ट करिए अगर लिखना यहाँ से तो क्या हो जाएगा S। ठीक है। S लिखिए और इसको L को कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या हो गया? पहले तो इसको कर लिए, फिर आपको क्या करना है? बस स्थान परिवर्तन करना है। L को लास्ट में लिखेंगे, S को पहले लिखेंगे। ठीक है। फिर आपको I और M इनका स्थान परिवर्तित करना है। तो M को सेकंड नंबर पे लिखेंगे, फिर I को थर्ड नंबर पे लिखेंगे। ठीक है। फिर उधर से सेकंड वाले U को चौथे स्थान पर लिखेंगे। ऐसे इसको करेंगे
तो इसका तरीका है बहुत इजी, लेकिन अभी समय के अभाव में मैं यहाँ पे रीजनिंग को सॉल्व नहीं करा रही हूँ। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे JAGGER के लिए हमें लिखना है। तो ये तो हमें पता है कि आर से शुरू होगा, तो सारे ऑप्शन में आर से ही शुरू है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताएं कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। इसका भी आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1140 मिनट इसका आंसर है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे रीजनिंग के। फिर है, दिए गए कथन और 2 तर्क को ध्यान से पढ़ें। उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। कथन है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। तर्क है, हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में भी चूक जाएंगे। तो इसका आंसर होगा केवल तर्क 2 मजबूत है। ठीक है, देखिए क्यों। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर शहरी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक शिक्षा व व्यायाम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो कि उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक हैं। इसकी स्कूलों में इसे बंद कर देने पर भविष्य में बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अतः केवल तर्क 2 मजबूत है। इन सब रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका है। तो रीजनिंग को मैं बार बार हर प्रैक्टिस सेट में यही कह रही हूँ कि ये अभ्यास से ही सही होगा। तो चूंकि हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक पैटर्न दे रही हूँ कि हाँ, रीजनिंग के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इनको आप ज़रूर अभ्यास करिएगा, क्योंकि ये भी आपके नंबर में बहुत ही सहायता करेंगे। अगर आप रीजनिंग को छोड़ देंगे तो आपके कहीं ना कहीं नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको हर एक सेगमेंट देखना है। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी दीजिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी जितनी भी सहायता कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।